आदित्य विक्रम सिंह अपनी सरकारी गाड़ी से बाहर निकले और नई दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक जीर्ण शीर्ण रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर कदम रखा। मूसलाधार बारिश हो रही थी, जो शहर की गंदगी को तो धो रही थी, लेकिन उनके दिल के भीतर गहरे तक बैठी उदासी को नहीं मिटा सकती थी। एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी के रूप में वह यहां एक नियमित निरीक्षण के लिए आए थे और उनके चारों ओर छाता थामे चापलूस अधिकारियों की भीड़ लगी हुई थी। उनकी पैनी आंखें गरीबी की दुर्गंध और दुख देख रही थीं। वह कीचड़ भरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े। अचानक उनकी नजर टपकती छत के नीचे एक अंधेरे कोने पर टिक गई। वहां एक भिखारिन बैठी थी, फटे चिथड़ों में लिपटी हुई। उसका चेहरा गंदगी और उलझे बालों से ढका था। वह ठंडी हवा में कांप रही थी और टूटा हुआ कटोरा आगे बढ़ाए हुए थी। लोग उसके मूक अनुरोधों को नजरअंदाज करते हुए या घृणा भरी निगाह डालते हुए गुजर रहे थे। उसके कांपते शरीर और बैठने के तरीके में कुछ ऐसा था जिसने आदित्य की पुरानी स्मृति को जगा दिया। आदित्य के कदमों की आहट सुनकर उस भिखारिन ने धीरे से अपना सिर उठाया। बिजली की एक चमक ने क्षण भर के लिए उस अंधेरे स्टेशन को रोशन कर दिया और उसी रोशनी में आदित्य ने उस चेहरे को देखा। उसकी सांसें गले में ही अटक गईं और दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। वह मैला कुचैला चेहरा, वे धंसी हुई खाली आंखें और माथे पर वह पुराना निशान जो कभी चूल्हे की आग से जला था। वह कोई और नहीं बल्कि मीरा थी। वही मीरा जो कभी उसकी पत्नी थी। मीरा की नजरें जैसे ही उन महंगे काले जूतों से होकर आदित्य के कठोर चेहरे पर पड़ी, उसके शरीर में एक खौफनाक सिहरन दौड़ गई। उसके हाथ से वह प्लास्टिक का कटोरा छूटकर गिर पड़ा और उसमें रखे चंद सिक्के कीचड़ में बिखर गए। उसकी आंखों में एक पल के लिए पहचान की चमक उभरी, लेकिन तुरंत ही उसकी जगह एक गहरे असीम आतंक ने ले ली। वह घबराहट में पीछे की ओर खिसकने लगी, मानो किसी खूंखार शिकारी को देख लिया हो। वह अपने पल्लू से चेहरा छिपाने की कोशिश करने लगी। आदित्य की मुट्ठियां कस गईं और उसके पोर सफेद पड़ गए। उसके सीने में दफन वह ज्वालामुखी एक बार फिर भड़क उठा था, जो 3 साल पहले मीरा के उस भागने वाले खत के साथ फटा था। वही औरत जिसने उसकी इज्जत, उसके परिवार का सम्मान और उसके सच्चे प्यार को किसी अमीर व्यापारी की खातिर पैरों तले रौंद दिया था, आज इस गटर जैसी जगह पर कीड़े की तरह रेंग रही थी। आदित्य के होठों पर एक बहुत ही कड़वी और व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई, जिसमें केवल नफरत ही नफरत भरी थी। सर, क्या हुआ? क्या इस भिखारिन ने आपको परेशान किया? पीछे खड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़ते हुए चापलूसी भरे स्वर में पूछा। उसने अपनी छड़ी निकाली और मीरा को डराने के लिए आगे बढ़ा। मीरा डर के मारे दीवार से चिपक गई और अपने कांपते हाथों को जोड़कर मूक माफी मांगने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन उनमें से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। आदित्य ने अपना हाथ उठाकर इंस्पेक्टर को रुकने का कड़ा इशारा किया। उसकी नजरें अब भी उस औरत के चेहरे पर गढ़ी हुई थीं। आदित्य के मन में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ वह आईएएस अधिकारी था, जिसे इस गंदी जगह से दूर चले जाना चाहिए था। दूसरी तरफ वह एक आहत और टूटा हुआ पति था, जो उस औरत से अपनी बर्बादी का बदला लेना चाहता था। उसने 3 साल तक इस औरत की बेवफाई के जहर को अपने सीने में घूंट घूंट कर पिया था। वह देखना चाहता था कि तकदीर ने उसे किस हाल में पहुंचा दिया है। उसने अपने अधिकारियों से कहा कि वे बाहर जाकर इंतजार करें। जब सारे अधिकारी वहां से चले गए, तो उस सुनसान और बारिश से भीगते प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वे दोनों रह गए। आदित्य ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मीरा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। मीरा की हालत देखकर कोई भी आम इंसान तरस खा जाता। उसका बायां पैर एक अजीब से कोण पर मुड़ा हुआ था, जो शायद किसी पुरानी दर्दनाक चोट का नतीजा था। लेकिन आदित्य की आंखों में दया का एक कतरा भी नहीं था। उसकी नस नस में सिर्फ प्रतिशोध की आग और नफरत उबल रही थी। कर्मों का फल बहुत जल्दी मिल गया तुम्हें, श्रीमती मीरा सिंह।
आदित्य की आवाज बर्फ की तरह ठंडी और धारदार थी। वह नाम जो कभी वह बहुत प्यार से पुकारता था, आज एक गाली की तरह उसके मुंह से निकला। मीरा ने अपनी नजरें नीची कर लीं और फफक फफक कर रोने लगी। उसकी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ कहना चाहती थी, अपने होंठ खोलती थी, लेकिन कोई शब्द नहीं निकलता था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आवाज ही हमेशा के लिए छीन ली हो। आदित्य थोड़ा और आगे झुका, जिससे उसके महंगे परफ्यूम की महक उस सीलन भरी जगह पर फैल गई। वह महान व्यापारी प्रेमी कहाँ है तुम्हारा? क्या उसने तुम्हें इस गटर में सड़ने के लिए छोड़ दिया? तुमने मेरे परिवार के खजाने से जो दौलत चुराई थी, क्या वह सब खत्म हो गई? आदित्य के हर शब्द में एक ऐसा जहर था जो मीरा की आत्मा को छलनी कर रहा था। मीरा ने अपना सिर नकारा में हिलाया। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिलकर उस जमीन पर गिर रहे थे। आदित्य ने अपना बटुआ निकाला और उसमें से कुछ 1000 रुपये के कड़कते नोट बाहर निकाले। उसने उन नोटों को बड़ी नफरत के साथ मीरा के मुंह पर दे मारा। यह लो, भीख मांगना ही तुम्हारी औकात थी। मेरे प्यार को ठुकराकर तुमने यही जिंदगी चुनी थी। न अब इन पैसों से अपने पापों की सजा भुगतो, और याद रखो कि तुमने एक ईमानदार इंसान की जिंदगी बर्बाद की थी। नोट हवा में उड़ते हुए कीचड़ में जा गिरे। मीरा ने उन पैसों को छुआ तक नहीं, बस अपनी किस्मत पर रोती रही। उसने अपनी एड़ी घुमाई और बिना मुड़े अपनी गाड़ी की तरफ तेजी से लौट गया। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे लगा था कि मीरा को इस दयनीय हालत में देखकर उसे बहुत शांति मिलेगी। उसकी 3 साल की नफरत को एक सुकून मिलेगा। लेकिन जब वह गाड़ी की आरामदायक सीट पर बैठा, तो उसका दिल एक अजीब सी बेचैनी से घिर गया। मीरा की वह खाली और डरी हुई आंखें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। एक गूंज उसके दिमाग में बार बार हथौड़े की तरह प्रहार कर रही थी। गाड़ी चलने लगी और खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें तेजी से टकरा रही थीं। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अंधेरे में उसे केवल मीरा का वह चेहरा दिखाई दे रहा था। जब उसने मीरा को पैसे मारे थे, तो उसने उसकी कलाई पर कुछ अजीब से गहरे निशान देखे थे। वे निशान किसी दुर्घटना के नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे लग रहे थे जैसे उसे बुरी तरह रस्सियों से बांधा गया हो। एक अधिकारी का दिमाग अचानक अपनी ही नफरत के बीच सवाल खड़े करने लगा। अगर मीरा सच में उस अमीर व्यापारी के साथ भाग गई थी और उसने परिवार का सारा पैसा चुरा लिया था, तो वह आज इस फटेहाल स्थिति में सड़क पर क्यों भीख मांग रही थी? वह व्यापारी कहाँ चला गया? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि मीरा एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पाई। क्या उसने जानबूझकर खामोशी ओढ़ ली थी, या उसकी खामोशी के पीछे कोई बहुत भयानक राज छिपा था? आदित्य का सिर दर्द से फटने लगा था और उसकी मुट्ठियां खुद कसने लगी थीं। दूसरी तरफ उस सुनसान स्टेशन पर मीरा अभी भी उसी अंधेरे कोने में सिकुड़ी हुई बैठी थी। बारिश का पानी टिन की छत से टपक कर उसके घावों को और भी ज्यादा दर्द दे रहा था। उसके सामने कीचड़ में वे 1000 रुपये के नोट पड़े थे, जो आदित्य ने उस पर फेंके थे। धीरे धीरे उसने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और उन भीगे हुए नोटों को नहीं, बल्कि एक पुराने टूटे हुए लॉकेट को कीचड़ से उठाया, जो आदित्य के फेंके गए पैसों के साथ गिर गया था। वह लॉकेट कभी आदित्य ने उसे उनकी शादी की पहली सालगिरह पर बहुत प्यार से पहनाया था। लॉकेट के अंदर आदित्य की एक छोटी सी तस्वीर थी, जो अब पानी लगने की वजह से पूरी तरह से धुंधली हो चुकी थी। मीरा ने उस टूटे हुए लॉकेट को अपने सीने से लगा लिया और बिना कोई आवाज किए फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी, उसकी लाचारी और उस भयानक सच की गवाही दे रहे थे, जिसे वह चाहकर भी बता नहीं सकती थी। उसे याद आ रहा था वह मनहूस दिन, जब उसे इस नर्क में धकेल दिया गया था। उसे याद था कि कैसे उसे एक अंधेरे कमरे में कैद करके जानवरों की तरह पीटा गया था। उसे आदित्य के बच्चे को जन्म देने से पहले ही अपने पेट में खत्म होते हुए महसूस करना पड़ा था। और सबसे भयानक पल वह था
जब उसकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली गई थी, ताकि ठाकुर प्रताप सिंह यानी आदित्य के पिता का भयानक और गंदा सच कभी बाहर ना आ सके। आज जब उसने 3 साल बाद अपने पति को देखा, तो उसके दिल में एक पल के लिए उम्मीद की बहुत छोटी सी किरण जगी थी। उसे लगा था कि शायद आदित्य उसकी हालत देखकर सच्चाई समझ जाएगा, लेकिन आदित्य की आंखों में मौजूद उस नफरत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया था। वह समझ गई थी कि आदित्य के लिए वह सिर्फ एक धोखेबाज औरत है, और शायद यह सच कभी नहीं बदलेगा। उसने अपनी किस्मत को हमेशा के लिए एक पत्थर की तरह स्वीकार कर लिया था। वह जानती थी कि अगर उसने आदित्य को सच्चाई बताने की कोशिश भी की, तो उसके क्रूर ससुर आदित्य को भी नहीं छोड़ेंगे। आदित्य की जान और उसका करियर बचाने के लिए ही तो उसने यह सारी खौफनाक यातनाएं सही थीं। अगर आदित्य उससे नफरत करके खुश और सुरक्षित था, तो वह इस नफरत को अपने मुकुट की तरह पहनकर इस कीचड़ में मरने के लिए पूरी तरह तैयार थी। उसने लॉकेट को फिर से अपने कपड़ों के अंदर छिपा लिया और चुपचाप बारिश में भीगने लगी। आदित्य की गाड़ी जैसे जैसे दिल्ली शहर के करीब पहुंच रही थी, उसके अंदर का तूफान और भी ज्यादा खतरनाक रूप लेता जा रहा था। वह अपने घर की भव्य दीवारों और सुख सुविधाओं के बीच लौटने वाला था, लेकिन उसका मन उसी अंधेरे रेलवे स्टेशन पर अटका हुआ था। उसने अपना फोन निकाला और अपने सबसे भरोसेमंद जांच अधिकारी को एक छोटा सा संदेश टाइप किया। उसने 3 साल पुरानी फाइल को फिर से खोलने का एक बहुत ही गुप्त और खतरनाक फैसला कर लिया था। आदित्य अपनी हवेली में लौटा, लेकिन उसका मन उसी रेलवे स्टेशन पर अटका था। कमरे का दरवाजा बंद करके उसने शराब का गिलास भर लिया। शराब गले से नीचे उतरते ही अतीत की यादों का सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। उसे वह दिन याद आया जब उसने पहली बार मीरा को देखा था। वह एक साधारण अनाथ लड़की थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उसकी सादगी, मुस्कान और मासूमियत ने आदित्य के दिल पर गहरा जादू किया था। वह पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठा था और उससे शादी करने का पक्का फैसला कर लिया था। आदित्य एक बहुत ही रसूखदार और अमीर ब्राह्मण परिवार का इकलौता वारिस था। उसके पिता ठाकुर प्रताप सिंह शहर के सबसे प्रभावशाली और क्रूर राजनेताओं में से एक थे। जब प्रताप सिंह को अपने बेटे के इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, तो उन्होंने हवेली में आसमान सिर पर उठा लिया। एक अनाथ और गरीब लड़की उनके ऊंचे खानदान की बहू बने, यह उनके लिए एक बहुत बड़े अपमान की बात थी। उन्होंने आदित्य को रोकने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। धमकियां दी गईं, मीरा को डराने की कोशिश की गई, लेकिन आदित्य अपने प्यार पर अडिग रहा। आखिरकार आदित्य ने अपने परिवार से बगावत करके एक छोटे से मंदिर में मीरा के साथ 7 फेरे ले लिए। वह मीरा को अपने साथ अपनी हवेली में ले आया। शुरुआत के कुछ महीने किसी खूबसूरत सपने की तरह गुजरे थे। मीरा ने अपने मीठे स्वभाव और सेवा भाव से घर के नौकरों का दिल जीत लिया था। हालांकि प्रताप सिंह उसे नफरत की निगाह से देखते थे। आदित्य अपने काम से लौटकर जब मीरा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता, तो अपनी सारी थकान भूल जाता था। उन्हें लगता था कि उनका यह सच्चा प्यार हर मुश्किल को आसानी से हरा देगा, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की काली नजर लग गई। वह एक मनहूस और तूफानी रात थी जब आदित्य एक जरूरी सरकारी दौरे से वापस लौटा था। हवेली में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वह मीरा को पुकारते हुए अपने बेडरूम में गया, लेकिन कमरा खाली था। अलमारी खुली पड़ी थी और मीरा के सारे कपड़े वहां से गायब थे। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पूरे घर में मीरा को पागलों की तरह तलाशा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। फिर उसकी नजर बिस्तर पर रखे एक खत पर पड़ी, जिसने उसकी दुनिया को पूरी तरह से उजाड़ कर रख दिया। आदित्य ने कांपते हाथों से उस खत को खोला था। उसमें मीरा की ही लिखावट थी। खत में लिखा था कि वह आदित्य के परिवार के तानों से तंग आ चुकी है। उसने कबूल किया था कि वह एक अमीर व्यापारी से प्यार करती है और अब उसके बच्चे की मां बनने वाली है। खत के अंत में उसने यह भी लिखा था
कि वह अपने साथ प्रताप सिंह की तिजोरी से 50 लाख रुपये ले जा रही है ताकि वह अपने नए प्रेमी के साथ एक शानदार जिंदगी शुरू कर सके। यह पढ़कर आदित्य अंदर तक बुरी तरह से टूट गया था। उस रात आदित्य एक बच्चे की तरह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोया था। उसे अपने सच्चे प्यार पर इतना घिनौना धोखा मिलने की उम्मीद नहीं थी। तभी उसके पिता कमरे में आए थे। उन्होंने दुखी होने का नाटक करते हुए आदित्य के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि नीच खून हमेशा अपनी औकात दिखा ही देता है। प्रताप सिंह ने तुरंत पुलिस बुलाकर मीरा के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज करवा दिया। उन्होंने पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि वह एक चरित्रहीन औरत थी जो पैसे और वासना के लिए अपने पति को छोड़कर भाग गई है। मीरा के इस भयानक धोखे ने आदित्य के अंदर के उस इंसान को हमेशा के लिए मार डाला जो प्यार और दया पर विश्वास करता था। उसने खुद को पूरी तरह से अपनी नौकरी और सरकारी फाइलों में डुबो लिया। उसने महिलाओं से दूरी बना ली और समाज में एक बेहद कठोर और सख्त अधिकारी की छवि बना ली। लोग उसकी ईमानदारी से कांपते थे, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि वह अपनी इस ईमानदारी के पीछे एक गहरे और रिश्ते हुए घाव को छिपा रहा है। उसे लगने लगा था कि दुनिया में सच्चा प्यार केवल एक धोखा है। शराब का गिलास खाली हो चुका था। आदित्य ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। आज पूरे 3 साल बाद उसने उसी चरित्रहीन औरत को एक भिखारी के रूप में देखा था। अगर वह उस अमीर आदमी के साथ भागी थी और उसके पास 50 लाख रुपये थे, तो उसे स्टेशन पर भीख क्यों मांगनी पड़ रही थी? उसके हाथ पर बंधे होने के निशान क्यों थे? क्या उस खत में लिखा हुआ सब कुछ झूठ था? लेकिन वह खत तो मीरा की ही लिखाई में था। आदित्य के तेज दिमाग में सवालों का एक भयानक तूफान उठने लगा था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। भले ही मीरा ने उसके साथ गद्दारी की हो, लेकिन एक आईएएस अधिकारी होने के नाते उसे सच्चाई जानने का पूरा हक था। वह यह पता लगाना चाहता था कि जिस औरत ने उसका गुरूर तोड़ा था, उसे तकदीर ने इतनी खौफनाक सजा कैसे दी। उसने अपने लैपटॉप को खोला और पुलिस के डेटाबेस में उस 3 साल पुरानी एफआईआर को खोजना शुरू किया। आदित्य नहीं जानता था कि सच्चाई की इस खोज में वह एक ऐसे दलदल में उतरने जा रहा है जो उसे तबाह कर देगा। आदित्य को याद आया कि कैसे वे दोनों परिवार वालों की नजरों से छिपकर पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में मिला करते थे। मीरा हमेशा एक साधारण सूती साड़ी पहनती थी, लेकिन उसकी सुंदरता किसी भी राजस्थानी रानी को मात दे सकती थी। वे दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान पर घंटों बैठकर भविष्य के सपने बुनते थे। मीरा उसे बताती थी कि वह कैसे उनके घर को एक छोटा सा स्वर्ग बनाएगी, जहां कोई नौकर नहीं होगा, बल्कि वे दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। वे वादे इतने सच्चे लगते थे कि आदित्य ने उन पर अपनी पूरी जान लुटा दी थी। लेकिन उनका यह प्यार ठाकुर प्रताप सिंह की नजरों में एक बहुत बड़ा गुनाह था। प्रताप सिंह राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए आदित्य की शादी एक बड़े मंत्री की बेटी से करवाना चाहते थे। जब उन्हें मीरा के बारे में पता चला, तो उन्होंने आदित्य को अपने स्टडी रूम में बुलाकर बुरी तरह डांटा था। उन्होंने साफ कह दिया था कि वह एक सड़क छाप लड़की को अपने घर की दहलीज पार नहीं करने देंगे। लेकिन आदित्य ने भी अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कह दिया था कि वह मीरा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। आदित्य के उस बगावती तेवर ने प्रताप सिंह के अहंकार को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। उन्होंने गुस्से में आकर आदित्य को घर से बाहर निकाल दिया था। आदित्य बिना एक भी पैसा लिए सिर्फ अपने पहने हुए कपड़ों में हवेली से निकल गया था। वह सीधा मीरा के पास गया और दोनों ने एक मंदिर में जाकर भगवान को साक्षी मानकर शादी कर ली। उस समय आदित्य के पास केवल उसका आईएएस का पद और मीरा का सच्चा प्यार था। उन्हें लगा था फिर हेल्प कि दुनिया की कोई भी ताकत अब उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगी। शादी के कुछ महीनों बाद प्रताप सिंह ने अचानक अपना रवैया बदल लिया था। उन्होंने आदित्य को फोन किया
और कहा कि वह अपने इकलौते बेटे के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने मीरा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने का नाटक किया और दोनों को सम्मान के साथ हवेली में वापस ले आए। आदित्य बहुत खुश था। उसे लगा था कि उसके पिता का कठोर दिल आखिरकार पिघल गया है। मीरा ने भी एक आदर्श बहू की तरह प्रताप सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह एक बड़ी साजिश थी। हवेली में आने के बाद मीरा ने हर तरह से परिवार को खुश रखने की कोशिश की थी। वह सुबह सबसे पहले उठती और घर का सारा काम खुद करने की जिद करती, लेकिन प्रताप सिंह हमेशा उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वे मेहमानों के सामने जानबूझकर मीरा के अनाथ होने का ताना मारते थे। वे कहते थे कि खून का असर कभी नहीं छिपता। मीरा ये सारी बातें चुपचाप सह लेती थी और आदित्य से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह नहीं चाहती थी कि बाप और बेटे के बीच उसके कारण कोई झगड़ा हो। धोखे वाली रात से ठीक एक दिन पहले की घटना आदित्य को आज भी याद थी। मीरा ने उस दिन खुशी के साथ उसे बताया था कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वे जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। आदित्य खुशी से झूम उठा था और उसने मीरा को गले लगा लिया था। उसने वादा किया था कि वह अगले दिन सरकारी दौरे से लौटकर उसे सबसे अच्छे अस्पताल में जांच के लिए ले जाएगा। वह रात उनके प्यार और रोमांस की सबसे खूबसूरत रात थी। मीरा की आंखों में एक नई जिंदगी की चमक दिखाई दे रही थी। यही वह बात थी जो आदित्य के दिमाग में सबसे ज्यादा खटक रही थी। अगर मीरा उससे प्यार नहीं करती थी तो उसने उस रात वह खुशी का नाटक क्यों किया था? एक औरत जो एक दिन पहले अपने पति के बच्चे की मां बनने का सपना देख रही हो, वह अगले ही दिन किसी दूसरे आदमी के साथ भागने की योजना कैसे बना सकती है? खत में मीरा ने लिखा था कि वह व्यापारी के बच्चे की मां बनने वाली है। यह बात हजम नहीं हो रही थी। आदित्य का सिर इन सवालों के कारण भारी होने लगा था। उसने लैपटॉप की स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी को ध्यान से पढ़ा। उसमें उस अमीर व्यापारी का नाम राकेश खन्ना लिखा था। प्रताप सिंह ने पुलिस को बताया था कि राकेश अक्सर उनके घर आता जाता था और उसी ने मीरा को अपने जाल में फंसाया था। आदित्य ने तुरंत पुलिस विभाग के अपने एक खास और गुप्त सूत्र को फोन लगाया। उसने राकेश खन्ना नाम के उस व्यापारी की पूरी कुंडली और उसका वर्तमान पता निकालने का सख्त आदेश दिया। वह जानना चाहता था कि यह राकेश खन्ना आखिर है कौन और इस वक्त वह कहां बैठा है। फोन रखने के बाद आदित्य की आंखों के सामने एक बार फिर रेलवे स्टेशन का वह दर्दनाक दृश्य घूम गया। मीरा का कीचड़ में लथपथ शरीर, उसके फटे हुए कपड़े और उसका कांपता हुआ हाथ। आदित्य को याद आया कि कैसे उसने बेरहमी से उन पैसों को मीरा के मुंह पर मारा था। मीरा ने उसे कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन वह बोल नहीं पा रही थी। क्या वह गूंगी हो चुकी थी या वह डर के मारे बोल नहीं पाई? आदित्य के दिल में एक हल्की सी चुभन महसूस हुई, जिसे उसने तुरंत गुस्से से दबा दिया। नहीं, मुझे उस चरित्रहीन औरत पर तरस नहीं खाना चाहिए। आदित्य ने खुद को बार बार याद दिलाया कि उस औरत ने उसके परिवार की इज्जत को धूल में मिला दिया था। उसने उसे एक जीता जागता पत्थर बना दिया था। वह स्टेशन पर भीख मांग रही है तो यह सिर्फ उसके बुरे कर्मों का नतीजा है। भगवान ने उसे वही सजा दी है जिसके वह लायक थी, लेकिन उसका तर्क अब कमजोर पड़ रहा था। एक आईएएस अधिकारी का विश्लेषणात्मक दिमाग बार बार उस टूटी हुई कड़ी की ओर इशारा कर रहा था जो इस पूरी कहानी में गायब थी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आदित्य की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर बारिश रुक चुकी थी और दिल्ली की सड़कें खामोश थीं। उसने सिगरेट जलाई और कश खींचने लगा। हर धुएं के छल्ले के साथ वह मीरा के उस चेहरे को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चेहरा उसके दिमाग में किसी भूत की तरह चिपक गया था। एक समय था जब वह मीरा को बाहों में लिए बिना सो नहीं पाता था, और आज वह उसी की वजह से रात जागने को मजबूर हो गया था। सुबह की पहली किरण के साथ आदित्य के फोन की घंटी बजी। यह उसी गुप्त सूत्र का फोन था। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जो जानकारी उसे मिली
उसने आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसका दी। राकेश खन्ना नाम का कोई अमीर व्यापारी दिल्ली में था ही नहीं। वह तो एक पुराना और पेशेवर ठग था, जो पिछले 5 सालों से एक धोखाधड़ी के मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। यह सुनकर आदित्य के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर गया। धोखे की इस इमारत में पहली दरार आ चुकी थी। फोन की घंटी बजने के बाद मिली उस खबर ने आदित्य के दिमाग में एक भयानक भूचाल ला दिया था। राकेश खन्ना, वह आदमी जिसके साथ मीरा के भागने की कहानी पूरे शहर में मशहूर थी, पिछले 5 सालों से तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे था। इसका मतलब यह था कि जब मीरा गायब हुई थी, तब राकेश खन्ना जेल में बंद था। यह एक ऐसा सफेद झूठ था जिसने 3 साल तक आदित्य की आंखों पर नफरत की पट्टी बांध रखी थी। आदित्य का सिर चकराने लगा था और उसे सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी। अगर राकेश खन्ना जेल में था, तो वह खत किसने लिखा था? और अगर मीरा ने वह खत खुद लिखा था, तो उसने राकेश का नाम क्यों इस्तेमाल किया? ये सवाल आदित्य के सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे। वह अपनी शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ हाँफ रहा था। उसके अंदर का वह कठोर और पत्थर दिल वाला आईएएस अधिकारी धीरे धीरे पिघल रहा था और उसकी जगह एक ऐसा पति ले रहा था जो सच्चाई जानने के लिए तड़प रहा था। उसे लगा कि वह तुरंत स्टेशन जाकर मीरा से सारी सच्चाई उगलवा ले, बिना किसी को बताए। आदित्य ने अपनी सरकारी गाड़ी की जगह एक साधारण पुरानी कार निकाली। उसने अपने चेहरे को एक मफलर से आधा ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह एक बार फिर उसी मनहूस रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। रात का अंधेरा घिर आया था और स्टेशन का माहौल बहुत ही खौफनाक और गंदा लग रहा था। आवारा कुत्तों के भौंकने और शराबियों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। आदित्य ने अपनी कार दूर अंधेरे में खड़ी की और चुपचाप प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगा, जहां उसने कल मीरा को देखा था। प्लेटफॉर्म के उसी पुराने और सीलन भरे कोने में मीरा आज भी सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसके सामने वही टूटा हुआ प्लास्टिक का कटोरा रखा था। दिन भर की भीख के रूप में उसे कुछ ही सिक्के मिले थे, जो उस कटोरे में पड़े थे। कल रात आदित्य द्वारा फेंके गए 1000 के नोटों का कोई नामो निशान नहीं था। शायद वे नोट बारिश में बह गए थे या किसी ने चुरा लिए थे। मीरा की हालत कल से भी ज्यादा खराब लग रही थी। उसके चेहरे पर थकान और कई दिनों की भूख साफ नजर आ रही थी। आदित्य एक खंभे के पीछे छिपकर उसे गौर से देखने लगा। वह देखना चाहता था कि यह औरत इस गटर में कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही है। क्या यह कोई नाटक है या सच में किस्मत ने उसे सजा दी है? तभी स्टेशन के कुछ गुंडे वहां आ धमके। उनके हाथों में डंडे थे और उनके चेहरों पर क्रूरता साफ छलक रही थी। वे स्टेशन के हर भिखारी से हफ्ता वसूलने वाले दरिंदे थे। उनका सरगना मीरा के पास आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी भारी बूट वाली लात से मीरा के कटोरे को ठोकर मार दी। कटोरा दूर जा गिरा और उसमें रखे चंद सिक्के प्लेटफॉर्म की गंदी फर्श पर बिखर गए। मीरा डर के मारे कांपने लगी और उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर ढक लिया, मानो वह किसी भयानक मार से बचने की कोशिश कर रही हो। गुंडे के सरगना ने मीरा के बालों को बेरहमी से पकड़कर खींचा और चिल्लाकर कहा कि उसने आज की कमाई क्यों छिपाई है। मीरा दर्द से छटपटा रही थी, लेकिन उसके मुंह से चीख की कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह बस खामोशी से आंसू बहाते हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। गुंडे ने मीरा के उस मुड़े हुए पैर पर जोर से लात मारी, जो पहले से ही बुरी तरह घायल था। मीरा दर्द के मारे दोहरी हो गई और जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। यह सब देखकर खंभे के पीछे खड़े आदित्य का खून खौल उठा। एक पल के लिए उसके अंदर का वह पुराना प्रेमी जाग उठा, जो मीरा को खरोंच लगने पर भी आसमान सिर पर उठा लेता था। उसके कदम खुद मीरा को बचाने के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन अगले ही पल उसके अहंकार और नफरत ने उसके कदमों को बेड़ियों की तरह जकड़ लिया। आदित्य ने खुद को याद दिलाया कि यह वही औरत है जिसने उसके प्यार का कत्ल किया था। उसने सोचा कि यह मीरा के कर्मों का फल है। यह उसका कर्म है जिसे वह भुगत रही है।
वह क्यों इस चरित्रहीन औरत को बचाने के लिए आगे जाए। लेकिन गुंडों की दरिंदगी बढ़ती जा रही थी और वे मीरा को और भी ज्यादा मारने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आदित्य से रहा नहीं गया। वह अपने चेहरे से मफलर हटाकर तेजी से उस अंधेरे कोने से बाहर निकला। उसकी आंखों में एक खौफनाक और जानलेवा गुस्सा था। रुक जाओ! आदित्य की भारी और कड़कदार आवाज पूरे प्लेटफॉर्म पर गूंज उठी। गुंडों ने मुड़कर देखा। आदित्य के महंगे कपड़े और उसके चेहरे का रौब देखकर वे समझ गए कि यह कोई मामूली इंसान नहीं है। एक बड़े अधिकारी की सत्ता का तेज उसके चारों ओर साफ दिखाई दे रहा था। गुंडों का सरगना थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने अपना डंडा कसकर पकड़ लिया। आदित्य तेजी से चलते हुए उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन गुंडों के मुंह पर मारते हुए वहां से दफा होने का आदेश दिया। पैसे देखते ही गुंडों की आंखें चमक उठीं। वे लालची कुत्तों की तरह उन पैसों को जमीन से उठाने लगे और बिना कुछ कहे वहां से भाग खड़े हुए। अब उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर सिर्फ आदित्य और मीरा रह गए थे। मीरा जमीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थी। आदित्य ने कोई दया नहीं दिखाई। वह मीरा के पास गया और घुटनों के बल बैठकर उसके कान के बिल्कुल करीब फुसफुसाया। कैसा लग रहा है अपने कर्मों का फल छककर? क्या तुम्हारे अमीर प्रेमी ने तुम्हें यही जिंदगी देने का वादा किया था? श्रीमती मीरा सिंह। मीरा ने धीरे से अपनी लाल और सूजी हुई आंखें खोलीं। अपने सामने आदित्य को देखकर वह एक बार फिर खौफ से भर गई। उसने पीछे खिसकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में बहुत दर्द था। आदित्य ने उसकी कलाई को एक झटके में पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मीरा की हड्डियों से कड़कने की आवाज आने लगी। आदित्य की आंखों में नफरत की आग धधक रही थी। उसने मीरा को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुमने सोचा था कि तुम मुझे धोखा देकर बहुत खुश रहोगी। देखो, आज तुम्हारी क्या औकात रह गई है। मीरा दर्द से तड़प रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह आदित्य के हाथों से अपनी कलाई छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। आदित्य ने अचानक अपनी जेब से कुछ और सिक्के निकाले और उन्हें हवा में उछाल दिया। वे सिक्के मीरा के चारों ओर जमीन पर गिर गए। आदित्य ने एक बहुत ही क्रूर मुस्कान के साथ कहा, यह लो तुम्हारी आज की कमाई। इन सिक्कों को चुगो और अपनी इस भीख मांगने वाली जिंदगी का जश्न मनाओ। यही तुम्हारे उस धोखे की कीमत है जो तुमने मुझे दिया था। आदित्य के शब्द किसी जहरीले तीर की तरह मीरा के सीने में उतर रहे थे। वह चाहती थी कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। उसने धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और जमीन पर गिरे हुए उन सिक्कों को एक एक करके उठाना शुरू किया। उसकी उंगलियां खून और कीचड़ से सनी हुई थीं। वह एक जानवर की तरह रेंगते हुए उन पैसों को बटोर रही थी। यह दृश्य किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी था, लेकिन आदित्य पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा सब कुछ देख रहा था। वैसे एक बात तो बताओ मीरा, आदित्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, तुमने खत में लिखा था कि तुम राकेश खन्ना के साथ भाग रही हो। तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, लेकिन राकेश खन्ना तो पिछले 5 सालों से तिहाड़ जेल में बंद है। तो तुम आखिर किसके साथ भागी थी और वह बच्चा किसका था? क्या तुमने उस बच्चे को भी मार डाला? ये सवाल सुनते ही मीरा के हाथ रुक गए। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था। उसकी आंखों में एक खौफनाक और गहरा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह बेतहाशा अपना सिर नकारा में हिलाने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया और जोर जोर से बिना आवाज के रोने लगी। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे उसे किसी ने नंगी बिजली के तार से छू लिया हो। वह आदित्य के पैरों में गिर गई और उसके जूतों पर अपना सिर पटक पटक कर रोने लगी। वह उसे कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से केवल एक अजीब सी घरघराहट की आवाज ही निकल रही थी। वह आवाज सुनकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी। आदित्य ने उसे झटके से अपने पैरों से दूर कर दिया। यह गूंगी बनने का नाटक मेरे सामने मत करो, वह गुस्से से चिल्लाया।
तुमने हमेशा झूठ बोला है। तुम्हारी ये आंसू और तुम्हारी यह खामोशी मुझे अब बेवकूफ नहीं बना सकती। मैं उस दिन तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं तुम्हारे हर एक झूठ का पर्दाफाश नहीं कर देता। आदित्य का सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मीरा सच में बोल फुल नहीं पा रही है या यह उसकी कोई नई और गहरी साजिश का हिस्सा है। मीरा जमीन पर औंधे मुंह पड़ी थी। उसने हार मान ली थी। वह जानती थी कि आदित्य उस पर कभी विश्वास नहीं करेगा। उसने अपने बिखरे हुए सिक्कों को मुट्ठी में कस लिया, मानो वे ही उसकी इस अभागी जिंदगी का एकमात्र सहारा हों। आदित्य कुछ देर तक वहां खड़ा उसकी सिसकियां सुनता रहा। फिर वह वहां से मुड़ा और तेज कदमों से अपनी कार की तरफ लौट गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। मीरा की वह घरघराती हुई आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। कार में बैठकर आदित्य ने स्टीयरिंग व्हील पर अपना सिर टिका दिया। वह खुद को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन इस वक्त वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। अगर मीरा झूठ बोल रही थी तो राकेश खन्ना का नाम उसने क्यों लिखा? और अगर वह सच में उस खत की रचयिता नहीं थी तो वह खत किसने लिखा था? क्या इस पूरी कहानी के पीछे कोई ऐसा भयानक सच छिपा था जिससे वह पूरी तरह अनजान था? उसने अपनी आंखें बंद कीं तो उसे मीरा की उन खून से सनी उंगलियों की याद आ गई। आदित्य ने कार स्टार्ट की और हवेली की तरफ चल पड़ा। वह अब समझ चुका था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे और भी गहरे उतरना होगा। उसे अपने ही परिवार, अपने ही घर की दीवारों के पीछे छिपे रहस्यों को खंगालना होगा। उसे महसूस हो रहा था कि यह जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ मीरा के कर्मों का फल नहीं है, बल्कि यह खुद उसके लिए भी एक बहुत बड़ी और खौफनाक परीक्षा है। कर्मों का यह कटोरा सिर्फ मीरा का नहीं था, इसमें आदित्य के हिस्से का भी जहर मिला हुआ था। हवेली पहुंचकर आदित्य ने सबसे पहले अपने पुराने भरोसेमंद मुखबिर को एक और संदेश भेजा। उसने लिखा कि उसे 3 साल पहले उस रात की पूरी जानकारी चाहिए जब मीरा घर से गायब हुई थी। उस रात हवेली में कौन कौन मौजूद था, कौन से नौकर ड्यूटी पर थे और पुलिस को किसने बुलाया था। आदित्य ने तय कर लिया था कि वह इस मामले की तह तक जाएगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। उसे सच्चाई का सामना करना ही होगा, भले ही वह सच्चाई उसके पैरों तले से जमीन खींच ले। दूसरी ओर स्टेशन पर मीरा ने अपनी मुट्ठी में दबे सिक्कों को खोला। उन सिक्कों में आदित्य की दी हुई वह नफरत और वह अपमान छिपा था जो उसे हर रोज सहना पड़ता था। उसने एक सिक्का उठाया और उसे चूम लिया, क्योंकि भले ही वह नफरत से दिया गया था, लेकिन वह था तो उसके पति के हाथों का। उसके दिल में आदित्य के लिए अभी भी वही प्यार धड़क रहा था जिसे कोई भी जुल्म या अपमान मिटा नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और भगवान से आदित्य की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। मीरा जानती थी कि अगर आदित्य ने सच्चाई की तलाश शुरू कर दी तो उसके पिता ठाकुर प्रताप सिंह किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे अपनी इज्जत और सत्ता को बचाने के लिए आदित्य की जान भी ले सकते हैं। यही वह डर था जिसने मीरा को 3 साल पहले वह भयानक जुल्म सहने और चुप रहने पर मजबूर किया था। वह सिर्फ आदित्य को जिंदा देखना चाहती थी, भले ही इसके लिए उसे पूरी जिंदगी इस नर्क में गुजारनी पड़े। उसका प्यार एक ऐसे बलिदान में बदल चुका था जिसकी गहराई कोई नहीं माप सकता था। रात गहराती जा रही थी। स्टेशन की वह सीलन भरी दीवार मीरा के आंसुओं की गवाह बन रही थी, और दूसरी तरफ हवेली के उस आलीशान कमरे में आदित्य एक नई और खतरनाक जंग की तैयारी कर रहा था। दोनों की दुनिया अलग थी। दोनों के बीच नफरत की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, लेकिन फिर भी एक अदृश्य धागा उन्हें आपस में जोड़े हुए था। कर्मों का यह चक्र अब तेजी से घूमने लगा था, और यह चक्र जल्द ही उन सभी लोगों को कुचलने वाला था जिन्होंने मासूमों की जिंदगी के साथ एक खौफनाक खेल खेला था। हवेली के अपने कमरे में आदित्य लगातार चक्कर लगा रहा था। उसकी आंखों से नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। रेलवे स्टेशन पर घटी हर घटना उसके दिमाग में फिल्म की तरह चल रही थी।
मीरा की कलाइयों पर मौजूद वे गहरे निशान किसी दुर्घटना के नहीं थे। वे ऐसे निशान थे जैसे उसे किसी लोहे की जंजीर या रस्सी से बहुत दिनों तक बांध कर रखा गया हो। अगर वह अपनी मर्जी से पैसों और प्रेमी के साथ भाग गई थी, तो उसे इस खौफनाक शारीरिक उत्पीड़न से क्यों गुजरना पड़ा? यह सवाल उसके दिमाग में बज रहा था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात मीरा की वह अजीब और खौफनाक आवाज थी। आदित्य ने हमेशा मीरा की मीठी और सुरीली आवाज सुनी थी, जो पूरे घर में गूंजती रहती थी। लेकिन स्टेशन पर उसके मुंह से जो घरघराहट निकली थी, वह किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक कटे हुए गले वाले जानवर की तरह थी। क्या मीरा सच में गूंगी हो चुकी थी? क्या किसी ने जानबूझकर उसकी आवाज छीन ली थी, ताकि वह कभी भी अपना मुंह न खोल सके? अगर राकेश खन्ना जेल में था, तो फिर वह खत किसने लिखा था और उसका असली मकसद क्या था? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही आदित्य अपने कार्यालय पहुंच गया। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के रूप में उसके पास असीमित अधिकार थे, और आज वह उन सभी अधिकारों का इस्तेमाल इस 3 साल पुराने रहस्य को बेनकाब करने के लिए करने वाला था। उसने पुलिस कमिश्नर को सीधे फोन लगाया और मीरा के गायब होने और हवेली में हुई चोरी की पूरी फाइल तुरंत अपने टेबल पर मंगवाई। उसका सख्त लहजा सुनकर कमिश्नर भी कांप गया था। कुछ ही घंटों में एक पुलिस जीप सायरन बजाती हुई आई और एक पुरानी धूल भरी फाइल आदित्य के सामने रख दी गई। आदित्य ने उस धूल भरी फाइल को खोला और हर एक पन्ने को बहुत बारीकी से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पन्ने पलट रहा था, उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं। एफआईआर में दर्ज बयान और पुलिस की जांच में बहुत बड़ा फर्क था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उस रात हवेली के सभी सीसीटीवी कैमरे अचानक खराब हो गए थे। यह कैसे संभव था कि शहर के सबसे सुरक्षित घर के सारे कैमरे ठीक उसी रात काम करना बंद कर दें, जिस रात मीरा वहां से गायब हुई थी? यह कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। फाइल में एक और बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। उस रात हवेली के मुख्य द्वार पर जो गार्ड तैनात था, उसका नाम रामू था। रिपोर्ट में लिखा था कि रामू ने मीरा को एक काले रंग की कार में जाते हुए देखा था। लेकिन जब आदित्य ने रामू का वर्तमान पता खोजना चाहा, तो पता चला कि वह उस घटना के ठीक 2 दिन बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसे किसी ने नहीं देखा और न ही उसका कोई सुराग मिला। क्या रामू को उसकी गवाही के लिए मोटी रकम देकर हमेशा के लिए भगा दिया गया था? आदित्य का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी सांसें भारी हो गईं। यह सब इशारे एक ही दिशा में कर रहे थे, और वह दिशा आदित्य के अपने घर की तरफ जाती थी। ठाकुर प्रताप सिंह, उसके अपने पिता, जिनका रुतबा और खौफ पूरे शहर में था। क्या उसके पिता ने अपने ही बेटे की पत्नी के खिलाफ इतनी बड़ी और घिनौनी साजिश रची थी? आदित्य का दिमाग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि एक पिता अपने बेटे की जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर सकता है, लेकिन सारे सबूत उसी तरफ इशारा कर रहे थे। उसने अपने सबसे वफादार और तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की एक गुप्त टीम बनाई। आदित्य ने उन्हें साफ निर्देश दिया कि इस जांच की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए, खासकर उसके पिता ठाकुर प्रताप सिंह को। उसका पहला लक्ष्य उस गायब हुए सुरक्षा गार्ड रामू को किसी भी कीमत पर ढूंढ निकालना था। रामू ही वह इकलौती कड़ी था जो इस झूठ की दीवार को पूरी तरह से तोड़ सकता था। आदित्य जानता था कि वह एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा है, जिसमें उसकी अपनी जान भी जा सकती है। लेकिन अब वह रुकने वाला नहीं था। अपनी जांच को आगे बढ़ाने के साथ साथ आदित्य हर शाम भेष बदलकर उसी रेलवे स्टेशन के आसपास जाने लगा। वह दूर से मीरा को छुपकर देखता था। वह देखना चाहता था कि मीरा दिन भर क्या करती है और किन लोगों से मिलती है। उसने देखा कि मीरा दिन भर सिर्फ एक ही कोने में बैठी रहती थी। वह न तो किसी से बात करती थी और न ही किसी से आंख मिलाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था,
जैसे उसकी आत्मा मर चुकी हो और सिर्फ उसका शरीर ही किसी तरह सांस ले रहा हो। एक शाम आदित्य ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पत्थर हो चुके दिल को बुरी तरह झकझोर दिया। मीरा को दिन भर की भीख में सिर्फ एक सूखी रोटी मिली थी। वह उस रोटी को खाने ही वाली थी कि एक भूखा आवारा कुत्ता उसके पास आकर पूंछ हिलाने लगा। मीरा ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी इकलौती सूखी रोटी उस कुत्ते के सामने रख दी। कुत्ते ने रोटी खा ली और मीरा ने सिर्फ पानी पीकर अपना पेट भर लिया। क्या एक धोखेबाज और पैसे की लालची औरत कभी इतनी ज्यादा दयालु हो सकती है? आदित्य को पुराने दिन याद आ गए, जब मीरा हवेली का बचा हुआ सारा खाना गरीब बच्चों में बांटने के लिए जाया करती थी। वह हमेशा दूसरों का दर्द समझती थी। आदित्य का मन अब पूरी तरह से बदल रहा था। जो नफरत उसने 3 साल तक अपने सीने में पाल रखी थी, वह अब बर्फ की तरह पिघल रही थी। उसे यकीन होने लगा था कि मीरा निर्दोष है और वह किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई है। लेकिन वह साजिश क्या थी और मीरा ने चुप रहना क्यों स्वीकार किया, यह एक बहुत बड़ा रहस्य था। 3 दिन बाद आदित्य के फोन की घंटी बजी। यह उसकी गुप्त टीम के मुखिया का फोन था। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और चौंकाने वाली खबर दी। उन्होंने उस गायब हुए सुरक्षा गार्ड रामू को ढूंढ निकाला था। रामू उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही दूरदराज और पिछड़े हुए गांव में नाम बदलकर छिपकर रह रहा था। वह बहुत डरा हुआ था और पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। आदित्य ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और बिना किसी को बताए उस गांव की तरफ तेजी से निकल पड़ा। कुछ घंटों के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आदित्य उस छोटे से गांव में पहुंचा। एक टूटे फूटे घर के अंदर रामू को रस्सियों से बांध कर रखा गया था। आदित्य को अपने सामने देखकर रामू की आंखों में खौफ तैर गया। वह कांपने लगा और आदित्य के रामू के पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। आदित्य ने अपने अधिकारियों को बाहर जाने का इशारा किया। उसने रामू को उठाया और बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक आवाज में कहा कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसकी पूरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देगा। मुझे उस रात का पूरा सच चाहिए, रामू। आदित्य ने रामू की आंखों में घूरते हुए कहा। किसने तुम्हें मीरा को कार में जाते हुए देखने की झूठी गवाही देने के लिए कहा था? और तुम यहां छिपकर क्यों बैठे हो? रामू पसीने से तरबतर हो रहा था। उसने रोते हुए बताया कि उसे ठाकुर प्रताप सिंह के आदमियों ने बहुत बुरी तरह धमकाया था। उन्होंने रामू के बच्चों की कनपट्टी पर बंदूक रख दी थी और उसे वह झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया था। इसके बदले में उसे 5 लाख रुपये देकर हमेशा के लिए वहां से भगा दिया गया था। रामू ने कांपते हुए उस भयानक रात का असली सच उगलना शुरू किया। उसने बताया कि उस रात मीरा अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं गई थी। हवेली के पिछले दरवाजे से 3 नकाबपोश आदमी अंदर घुसे थे। उन्होंने मीरा को बेहोश किया और उसे एक बोरे में बांधकर बाहर लाए थे। रामू ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। वे लोग मीरा को एक वैन में डालकर ले गए थे। रामू की बातें सुनकर आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका पूरा शरीर क्रोध से जलने लगा था। और वह खत किसने रखा था? आदित्य ने बेतहाशा होकर पूछा। रामू ने बताया कि वह खत पहले से ही तैयार था। ठाकुर साहब के मुंशी ने उस खत को मीरा के कमरे में रखा था। यह सुनकर आदित्य दीवार से टिक गया। उसकी आंखों के सामने अपनी ही दुनिया टूटकर बिखर रही थी। जिस पिता को वह भगवान की तरह पूजता था, उसी पिता ने उसकी गर्भवती पत्नी का अपहरण करवाया और उसे एक चरित्रहीन औरत साबित कर दिया। आदित्य को अपनी ही सांसों से घिन आने लगी थी। उसने एक निर्दोष पर इतने जुल्म किए थे। आदित्य ने रामू को पुलिस सुरक्षा में सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश दिया और खुद दिल्ली की तरफ वापस चल पड़ा। उसका दिल अपराधबोध और नफरत से भर गया था। लेकिन यह नफरत अब मीरा के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता और खुद अपने लिए थी। उसने अपनी पत्नी पर शक किया, उसके प्यार को धोखा समझा और उसे स्टेशन पर सड़क के कुत्तों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी ताकत
और अपने आईएएस होने के रुतबे पर हमेशा घमंड किया था। लेकिन वह अपनी ही पत्नी को अपने घर के राक्षसों से नहीं बचा पाया। कहानी का एक और हिस्सा अभी भी अधूरा था। वह 50 लाख रुपए की चोरी का मामला क्या था? अगर मीरा को अगवा किया गया था तो वह पैसा कहां गया? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि ठाकुर प्रताप सिंह ने यह सब क्यों किया? सिर्फ अपनी झूठी शान और अहंकार के लिए कोई इतना नीचे नहीं गिर सकता कि अपने ही पोते को खत्म करवा दे। आदित्य समझ गया था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक या राजनीतिक राज छिपा हुआ है, जिसे उसके पिता दुनिया से छिपाना चाहते थे। और मीरा को शायद उस राज का पता चल गया था। उसी रात जब हवेली में सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, आदित्य दबे पांव अपने पिता के निजी अध्ययन कक्ष की तरफ बढ़ा। यह कमरा हमेशा बंद रहता था और किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं थी। आदित्य ने अपने पद का इस्तेमाल करके पहले ही उस कमरे की मास्टर चाबी बनवा ली थी। उसने धीरे से ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में चारों तरफ फाइलें और पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उन अलमारियों को खंगालने लगा जहां उसके पिता अपने सबसे गुप्त और गैरकानूनी दस्तावेज रखते थे। किताबों के पीछे दीवार में एक छिपी हुई लोहे की तिजोरी थी। यह वही तिजोरी थी जिसमें से 50 लाख रुपए चोरी होने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आदित्य ने अपने पिता के सारे पुराने पासवर्ड इस्तेमाल किए, लेकिन तिजोरी नहीं खुली। तभी उसे अपने पिता के अंधविश्वास की याद आई। वे हमेशा आदित्य की मां के जन्मतिथि को लकी नंबर मानते थे। आदित्य ने कांपते हाथों से वह तारीख दर्ज की और एक हल्की सी आवाज के साथ तिजोरी का भारी दरवाजा खुल गया। अंदर कोई पैसा नहीं था, बल्कि कई पुरानी फाइलें और सीलबंद लिफाफे रखे हुए थे। आदित्य ने सबसे ऊपर रखा हुआ एक लाल रंग का लिफाफा निकाला। उस पर मीरा नाम लिखा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने लिफाफा खोला और उसमें मौजूद कागजातों को टॉर्च की रोशनी में पढ़ने लगा। वे कुछ अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट थीं और कुछ जमीन के फर्जी कागजात थे। उन कागजातों को देखकर आदित्य की आंखों में खून उतर आया। झूठ की वह दीवार अब पूरी तरह से दरक चुकी थी और उसके पीछे छिपी खौफनाक सच्चाई आदित्य के सामने अपना नंगा नाच कर रही थी। वह सच्चाई इतनी कड़वी थी कि आदित्य का वजूद कांप उठा। आदित्य ने लाल लिफाफे से जो कागजात निकाले, वे उसके पिता के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा थे। उन फाइलों में करोड़ों रुपए के सरकारी घोटालों और बेनामी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा दर्ज था। ठाकुर प्रताप सिंह ने एक बहुत बड़ा टेंडर घोटाला किया था और उसका सारा इल्जाम अपने एक ईमानदार जूनियर अधिकारी पर डाल दिया था। मीरा, जो उस समय घर के सारे काम और हिसाब किताब देखती थी, अनजाने में इन फाइलों तक पहुंच गई थी। उसने अपने ससुर की इस भयानक चोरी का पर्दाफाश करने की धमकी दी थी, जो उसकी भूल साबित हुई। फाइल के अंदर एक और खत था जो प्रताप सिंह के मुंशी ने लिखा था। इसमें साफ लिखा था कि जब मीरा ने पुलिस के पास जाने की जिद की तो प्रताप सिंह ने उसे रोकने के लिए एक खौफनाक चाल चली। उन्होंने मीरा को बताया कि अगर वह यह राज खोलेगी तो वे आदित्य की जान ले लेंगे। एक पिता अपने राजनीतिक करियर और इज्जत को बचाने के लिए अपने ही इकलौते बेटे की हत्या करवाने से पीछे नहीं हटेगा। मीरा अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, इसलिए वह आदित्य की जान बचाने के लिए झुक गई। प्रताप सिंह ने मीरा की इस कमजोरी का बहुत बेरहमी से फायदा उठाया। उन्होंने मीरा को मजबूर किया कि वह अपने हाथों से वह झूठा खत लिखे जिसमें उसने राकेश खन्ना के साथ भागने और 50 लाख रुपए चुराने की बात कबूल की थी। मीरा को अपने ही चरित्र पर कीचड़ उछालना पड़ा ताकि उसका पति सुरक्षित रहे। उसे आदित्य की नजरों में खुद को एक लालची और चरित्रहीन औरत साबित करना पड़ा। आदित्य की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह औरत जिसे वह बेवफा समझता था, असल में देवी थी। लिफाफे में कुछ अस्पताल की पुरानी और पीली पड़ चुकी रिपोर्ट भी थी। ये रिपोर्ट एक गैरकानूनी और गुप्त क्लिनिक की थी।
आदित्य ने जब उन रिपोर्टों को पढ़ा तो उसके सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि मीरा के पेट में पल रहे बच्चे को जबरदस्ती गिरा दिया गया था। अपहरण वाली रात प्रताप सिंह के गुंडों ने मीरा को इतना पीटा था कि उसका दर्दनाक गर्भपात हो गया। आदित्य का अपना ही खून, उसका पहला बच्चा, उसके पिता द्वारा बड़ी बेरहमी से मार डाला गया था। उसी मेडिकल फाइल के आखिरी पन्ने पर एक और भयानक सच दर्ज था जिसने आदित्य की आत्मा को पूरी तरह से छलनी कर दिया। प्रताप सिंह जानते थे कि अगर मीरा जिंदा रही तो कभी न कभी यह सच बाहर आ सकता है। इसलिए उन्होंने एक भ्रष्ट डॉक्टर को पैसे देकर मीरा के गले का ऑपरेशन करवाया और उसकी वोकल कॉर्ड यानी स्वरयंत्र को हमेशा के लिए नष्ट करवा दिया। यही कारण था कि मीरा की आवाज एक खौफनाक घरघराहट में बदल गई थी। उसे हमेशा के लिए गूंगा बना दिया गया था। आदित्य के हाथ से वह फाइल छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। वह घुटनों के बल फर्श पर बैठ गया और अपने बाल नोचते हुए जोर जोर से रोने लगा। उसे हवेली की इन आलीशान दीवारों से घिन आने लगी थी, जिनकी नींद में उसकी बेगुनाह पत्नी का खून और उसके बच्चे की लाश दबी हुई थी। उसने 3 साल तक मीरा को कोसा था, उसे सड़क की भिखारिन समझकर उस पर पैसे फेंके थे, जबकि असलियत यह थी कि मीरा ने आदित्य को जिंदा रखने के लिए अपनी इज्जत, अपना बच्चा और अपनी आवाज कुर्बान की थी। आदित्य के अंदर का दुहक अब एक भयानक ज्वाला में बदल चुका था। उसने अपनी लाल आंखों को पोंछा और सीधे अपने पिता के सबसे खास आदमी मुंशी के कमरे की तरफ गया। मुंशी गहरी नींद में सो रहा था। आदित्य ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बिस्तर से नीचे गिरा दिया। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और मुंशी की कनपट्टी पर तान दी। मौत को इतने करीब देखकर मुंशी बुरी तरह कांपने लगा। उसने रोते हुए वह सब कुछ उगल दिया जो उन गुप्त फाइलों में लिखा था और सारे गुनाह कबूल किए। मुंशी ने कांपते हुए बताया कि वह 50 लाख रुपये की चोरी पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी थी। ठाकुर प्रताप सिंह ने अपने ही काले धन को ठिकाने लगाने के लिए यह झूठा नाटक रचा था। उन्होंने वह पैसा अपनी एक बेनामी कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवा दिया था और सारा इल्जाम मीरा के सिर पर मढ़ दिया था। पुलिस और मीडिया को पैसे खिलाकर यह पूरी खबर फैलाई गई थी कि मीरा ने वह भारी रकम चुराई है। आदित्य यह सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। राकेश खन्ना का नाम भी मुंशी ने ही सुझाया था। मुंशी ने आदित्य को बताया कि राकेश खन्ना एक ऐसा मुजरिम था जिसे प्रताप सिंह ने पहले ही जेल में बंद करवा दिया था। उसका नाम इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित था क्योंकि वह जेल के अंदर से कोई सफाई नहीं दे सकता था। इस कहानी को सच साबित करने के लिए प्रताप सिंह ने घर के नौकरों को भी डरा धमका कर झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया था। आदित्य को अब समझ आ रहा था कि साजिश गहरी थी। आदित्य के दिमाग में बार बार स्टेशन का वह भयानक मंजर आ रहा था जब उसने मीरा को बुरी तरह जलील किया था। उसे अपनी ही उन कड़वी बातों पर बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। उसने अपनी बेबस पत्नी के चरित्र पर इतने गंदे सवाल उठाए थे, जबकि वह खुद अपने घर के अंदर मौजूद असली शैतान को कभी नहीं पहचान पाया। उसका गुरूर, उसकी शिक्षा और उसका आईएएस होने का सारा घमंड आज उस गुप्त और सीलन भरे कमरे की धूल में पूरी तरह से मिल गया था। मुंशी ने यह भी बताया कि मीरा को घर से अगवा करने के बाद हवेली के ही एक पुराने और गुप्त तहखाने में हफ्तों तक कैद रखा गया था। उस तहखाने में उसे जानवरों की तरह पीटा जाता था और भूखा रखा जाता था। मुंशी की बातें सुनकर आदित्य का खून पूरी तरह खौल उठा था। वह हवेली जिसमें वह शान से रहता था, वह असल में उसकी पत्नी का सबसे बड़ा यातनागृह था। आदित्य ने मुंशी को वहीं बांध दिया और टॉर्च लेकर हवेली के उस पुराने हिस्से की तरफ दौड़ पड़ा। तहखाने का लोहे का दरवाजा बुरी तरह जंग खा चुका था। आदित्य ने एक भारी लोहे की रॉड से उस ताले को तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुआ। अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा और खून की बदबू थी। टॉर्च की रोशनी में उसने जो कुछ देखा
उसने उसके बचे खुचे होश भी उड़ा दिए। वहां एक कोने में लोहे की मोटी जंजीरें पड़ी थीं, जिन पर अब भी सूखे हुए खून के गहरे निशान साफ मौजूद थे। यह वही खून था जो मीरा के जिस्म से बहा था। आदित्य उन जंजीरों को चूमकर फूट फूट कर रोने लगा। दीवारों पर कुछ खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से पत्थर को छीलने की कोशिश की हो। आदित्य ने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवार के एक कोने पर डाली। वहां मीरा ने अपने खून से आदित्य का नाम लिखा था। वह उस भयंकर दर्द और यातना के बीच भी सिर्फ अपने पति को याद कर रही थी। आदित्य को याद आया कि कैसे उसने स्टेशन पर मीरा की कलाई को जोर से मरोड़ा था। वह खुद को बहुत गिरा हुआ इंसान महसूस कर रहा था। आदित्य उस ठंडी और सख्त जमीन पर लेट गया और एक छोटे बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने लगा। उसे अपना वह मरा हुआ बच्चा याद आ रहा था, जिसे उसने कभी अपनी बाहों में नहीं उठाया। वह बच्चा जिसे इस दुनिया में आने से पहले ही इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चा उस अंधेरे से उसे पुकार रहा हो। यह अपराध बोध इतना ज्यादा भारी था कि आदित्य की सांसें बुरी तरह से अटक रही थीं। एक आईएएस अधिकारी के तौर पर आदित्य ने हमेशा समाज में न्याय किया था। उसने कई बड़े बड़े अपराधियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाया था। लेकिन आज न्याय की देवी खुद उसके घर में खून से लथपथ पड़ी थी और वह कुछ नहीं कर पाया था। उसके पिता ने उसकी आंखों पर ऐसा चश्मा पहनाया था कि वह सच और झूठ के बीच का फर्क भूल गया था। अपनी ही पत्नी को खौफनाक सजा भुगतने के लिए छोड़कर वह एक झूठी शान और अहंकार की जिंदगी जी रहा था। कर्मों का फल, आदित्य ने स्टेशन पर मीरा से यही कहा था। लेकिन आज उसे समझ में आ गया कि असली कर्म तो उसने और उसके परिवार ने किए थे। मीरा तो एक देवी थी, जिसने अपने प्यार की खातिर खुद को नर्क की आग में झोंक दिया था। प्रताप सिंह ने मीरा को स्टेशन पर इसलिए छोड़ दिया था ताकि वह तिल तिल कर मरे और कोई उस पर शक न करे। एक चरित्रहीन भिखारिन की मौत की परवाह इस जालिम दुनिया में भला कौन ही करता है। आदित्य ने अपने आंसू पोंछे और उस खून से स्ने तहखाने की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लिया। यह मिट्टी नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी के महान बलिदान की पवित्र राख थी। उसने कसम खाई कि वह इस जुल्म का ऐसा बदला लेगा कि ठाकुर प्रताप सिंह की आत्मा भी कांप उठेगी। अब वह एक आज्ञाकारी बेटा या एक साधारण पति नहीं था। वह एक ऐसा घायल शेर बन चुका था जिसे सिर्फ इंसाफ चाहिए था। उसने अपनी रिवॉल्वर में गोलियां भरीं और बाहर निकल आया। सुबह की किरण हवेली की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन आदित्य के लिए आज का सूरज आग लेकर आया था। उसने अपने मोबाइल से अपनी गुप्त पुलिस टीम को एक बहुत ही कड़ा संदेश भेजा। उसने उन्हें तुरंत भारी फोर्स के साथ हवेली को चारों तरफ से घेर लेने का सख्त आदेश दिया। आज इस आलीशान घर में कानून का सबसे बड़ा खेल खेला जाने वाला था। आदित्य एक कुर्सी खींचकर ठीक प्रताप सिंह के कमरे के दरवाजे के सामने बैठ गया। वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हवेली के सारे नौकर अपने अपने काम में लग गए थे, लेकिन आदित्य को इस तरह बंदूक लेकर बैठे देखकर उनकी रूह कांप गई थी। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आदित्य से कोई सवाल पूछ सके। आदित्य की लाल आंखें और उसका तना हुआ चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आज किसी की जान लेकर ही शांत होगा। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर समय देखा। उसके पिता रोज सुबह ठीक 7 बजे उठते थे और आज भी वह उठने वाले थे। उसका मन बार बार स्टेशन पर बैठी मीरा के पास जा रहा था। वह सोच रहा था कि जब वह सच्चाई जानने के बाद मीरा के सामने जाएगा तो क्या मीरा उसे कभी माफ कर पाएगी? क्या वह उन गहरे घावों को भर पाएगा जो उसने अपनी ही बेगुनाह पत्नी को दिए थे? आदित्य जानता था कि इसका जवाब बहुत मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले उसे उस राक्षस का अंत करना था जिसने यह सारी बर्बादी रची थी। प्रताप की वजारती सामान संदार करते हैं सिंह के कमरे से कदमों की आहट आने लगी थी। दरवाजे का हैंडल धीरे से घूमा और ठाकुर प्रताप सिंह अपनी रेशमी शॉल ओढ़े कमरे से बाहर निकले।
उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज सुबह उनका सामना अपने बेटे से नहीं, बल्कि मौत के फरिश्ते से होने वाला है। आदित्य अपनी कुर्सी से उठा और उसने अपनी रिवॉल्वर सीधा अपने पिता के सीने पर तान दी। हवेली का वह शांत और आलीशान माहौल एक सेकंड में कब्रिस्तान की तरह खौफनाक हो गया था। आदित्य के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले आती है। प्रताप सिंह अपने बेटे के हाथ में बंदूक देखकर एक पल के लिए घबरा गए। उन्होंने अपनी आवाज में पुराना रौब लाने की कोशिश करते हुए पूछा कि यह कैसा पागलपन है और वह अपने पिता पर बंदूक क्यों तान रहा है। आदित्य ने बहुत ही ठंडी आवाज में जवाब दिया कि आज वह एक बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक आईएएस अधिकारी और एक ऐसे पति के रूप में खड़ा है जिसकी पत्नी और बच्चे को बेरहमी से मार दिया गया है। तुम्हारा सारा काला सच बाहर आ चुका है, मिस्टर प्रताप सिंह, आदित्य ने कहा। उसने वह लाल लिफाफा और मीरा की मेडिकल रिपोर्ट अपने पिता के मुंह पर दे मारी। प्रताप सिंह का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी थीं। पूरे घर को हथियारों से लैस पुलिस वालों ने चारों तरफ से घेर लिया था। आदित्य की आंखों में एक ऐसा खौफनाक और गहरा सन्नाटा था जो अब सिर्फ विनाश लेकर ही जाने वाला था। ठाकुर प्रताप सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उनके सामने बिखरे हुए वे कागजात उनके काले कारनामों और पापों का खुला सबूत थे। उन्होंने अपने चेहरे पर एक झूठा रौब लाने की कोशिश की, लेकिन बाहर बज रहे पुलिस सायरन की आवाजों ने उनके उस अहंकार को चकनाचूर कर दिया। आदित्य की बंदूक अभी भी उनके सीने पर तनी हुई थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसने बेहद कठोर और शांत आवाज में कहा कि खून और धोखे की बुनियाद पर खड़ा उनका ये खौफनाक साम्राज्य आज हमेशा के लिए मिट्टी में मिलने वाला है। प्रताप सिंह ने खुद को बचाने के लिए अपनी पुरानी चाल चली। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया वह आदित्य के भविष्य और परिवार की इज्जत को बचाने के लिए किया था। उनके अनुसार मीरा सिर्फ एक निचले दर्जे की लालची लड़की थी जो उनकी राजनीतिक विरासत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी। एक पिता के मुंह से ऐसे नीच और घिनौने शब्द सुनकर आदित्य के अंदर धधकती हुई आग और भी ज्यादा भड़क उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक इंसान इतना ज्यादा अंधा और क्रूर कैसे हो सकता है। आदित्य ने अपनी रिवॉल्वर को प्रताप सिंह के माथे के करीब कर दिया। वह एक घायल शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला कि एक दादा अपने ही अजन्मे पोते की हत्या कैसे कर सकता है। आदित्य की आवाज में जो दर्द और खौफनाक गुस्सा था, उसे सुनकर हवेली के सारे नौकर और गार्ड खौफ से कांपने लगे थे। वह पूछ रहा था कि अपने ही बेटे की जिंदगी को नर्क बनाकर उन्हें कौन सी महान इज्जत मिल गई। यह सिर्फ उनका अपना लालच था जिसने एक हंसते खेलते और सुखी परिवार को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया। उसी समय हथियारों से लैस पुलिस अधिकारियों की एक पूरी टीम हवेली के अंदर दाखिल हुई। शहर के सबसे रसूखदार नेता को गिरफ्तार करने में उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन आदित्य ने अपने आईएएस होने के असीमित अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सख्त आदेश दिया कि वे तुरंत उस हत्यारे और भ्रष्ट इंसान को हथकड़ी पहनाएं। उसने सबूत के तौर पर वह लाल लिफाफा पुलिस कमिश्नर के हाथों में सौंप दिया। कमिश्नर ने कागजात देखते ही अपने अधिकारियों को इशारा किया और उन्होंने प्रताप सिंह के हाथों में भारी लोहे की हथकड़ी डाल दी। अपनी हार को इतनी करीब से देखकर प्रताप सिंह बुरी तरह बौखला गए। उन्होंने आदित्य को धमकी देते हुए कहा कि वह उसका पूरा करियर बर्बाद कर देंगे और एक बाप को जेल भेजने वाले बेटे को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। आदित्य ने एक ठंडी और दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वह पहले से ही नर्क की आग में जल रहा है। अगर मीरा को इंसाफ दिलाने के लिए उसे कोई भी श्राप भुगतना पड़े तो वह उस श्राप को खुशी खुशी अपने माथे पर सजाने के लिए पूरी तरह से तैयार और उत्सुक है। पुलिस वाले ठाकुर प्रताप सिंह को घसीटते हुए हवेली से बाहर ले जाने लगे। इस खींचतान में प्रताप सिंह के कंधे से उनकी बेशकीमती रेशमी शॉल फिसलकर जमीन पर गिर गई, जो उनके झूठे रुतबे के पतन का एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। वह हवेली
जो कभी पूरे शहर में सत्ता और खौफ का दूसरा नाम हुआ करती थी, आज सिर्फ पापों का एक खामोश कब्रिस्तान बनकर रह गई थी। आदित्य उस विशाल और सुनसान हॉल में बिल्कुल अकेला खड़ा था, और वहां पसरा हुआ सन्नाटा उसके कानों के पर्दे फाड़ रहा था। उसका मिशन पूरा हो गया था। आदित्य खाली हवेली के लंबे और खामोश गलियारों में पागलों की तरह भटकने लगा। उसे अपनी मरी हुई मां की याद आने लगी, जो उसे इस खौफनाक राक्षस के भरोसे छोड़कर बहुत जल्दी इस दुनिया से चली गई थी। आदित्य को महसूस होने लगा कि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी महंगी शिक्षा और उसका वह चमकदार आईएएस का बैज, सब कुछ उसी खून से सने हुए काले धन से बना है। उसे अपने ही वजूद से, अपनी सांसों से और अपने शरीर में बहने वाले प्रताप सिंह के गंदे खून से एक अजीब सी और भयानक घिंड आने लगी थी। अपराध बोध का एक बहुत भारी और खौफनाक पहाड़ आदित्य के सीने पर आ गिरा। वह हवेली के शानदार फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसे रेलवे स्टेशन का वह भयानक मंजर याद आ रहा था, जब उसने अपनी बेगुनाह पत्नी को बुरे कर्मों का ताना मारा था। उसने मीरा के मुंह पर पैसे फेंके थे और उसकी खामोशी का बेरहमी से मजाक उड़ाया था, जबकि वह बेचारी औरत सिर्फ उसी की जान बचाने के लिए हर रोज तिल तिल कर मर रही थी। यह सोचकर आदित्य का दिमाग फटने लगा था। आदित्य खुद से नफरत करने लगा था। वह सोच रहा था कि वह कभी खुद को इस भयानक पाप के लिए कैसे माफ कर पाएगा। उसके पास एक बहुत बड़ी ताकत थी। वह 3 साल पहले भी इस सच की जांच करवा सकता था, लेकिन उसके झूठे मर्दानी अहंकार और अपने परिवार पर अंधे विश्वास ने उसकी आंखों पर एक बहुत काली पट्टी बांध दी थी। उसी अंधेपन की वजह से उसकी मासूम पत्नी को तहखाने में जानवरों की तरह पीटा गया। उसने अपना बच्चा खो दिया और अपनी मीठी आवाज हमेशा के लिए गनवा दी। वह लड़खड़ाते कदमों से अपने बेडरूम में गया और शीशे के सामने खड़ा हो गया। शीशे में दिखने वाले उस ताकतवर अधिकारी के अक्स से उसे सख्त नफरत हो रही थी। उसने अपनी कलाई से वह महंगी घड़ी उतार कर फेंक दी, अपने डिजाइनर कपड़े फाड़ डाले और एक बहुत ही साधारण सूती कपड़े पहन लिए। उसने तय कर लिया था कि इस खून से सनी हुई हवेली में अब उसका कोई भी हक नहीं है। वह इस झूठी और पापों से भरी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ने का एक बहुत कड़ा फैसला कर चुका था। आदित्य अपनी स्टडी टेबल पर बैठा और उसने अपने ही पिता के खिलाफ एक बहुत ही विस्तृत और मजबूत कानूनी रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि इस कानूनी शिकंजे में कोई भी ऐसी खामी न बचे जिससे प्रताप सिंह भविष्य में कभी भी बाहर आ सके। एक ईमानदार आईएएस अधिकारी के तौर पर उसने भ्रष्टाचार, अपहरण और हत्या के प्रयास की हर धारा को बहुत ही बारीकी से उस फाइल में दर्ज किया। वह अपनी पूरी सरकारी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पत्नी के मुजरिम को फांसी तक पहुंचाने के लिए कर रहा था। इसके बाद आदित्य ने मुख्य सचिव के नाम एक लंबा और आधिकारिक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने अपनी सभी सरकारी जिम्मेदारियों से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देने और अनिश्चित काल के लिए छुट्टी पर जाने की गुजारिश की थी। आदित्य का मानना था कि जिस इंसान ने अपने ही घर की एक बेगुनाह महिला की रक्षा नहीं की, वह इंसान इस समाज की सेवा करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं रखता है। उसने अपने पद और अपने रसूख को हमेशा के लिए त्यागने का एक बहुत ही कठिन लेकिन सच्चा फैसला ले लिया था। प्रताप सिंह की गिरफ्तारी की खबर पूरे दिल्ली शहर में जंगल की आग की तरह बहुत तेजी से फैल गई थी। हर टीवी चैनल और अखबार में यह ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि कैसे एक ईमानदार बेटे ने अपने ही भ्रष्ट और शक्तिशाली पिता को सलाखों के पीछे भेज दिया है। मीडिया आदित्य को एक बहुत बड़ा नायक बना रही थी, लेकिन आदित्य को इस झूठी तारीफ से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका दिमाग और उसकी आत्मा सिर्फ उस अंधेरे और गंदे रेलवे स्टेशन पर बैठी अपनी टूटी हुई पत्नी के पास अटकी हुई थी। आदित्य ने एक छोटा सा बैग लिया और उसमें सिर्फ कुछ जरूरी सामान रखा। उसने अपनी सारी महंगी चीजें, सरकारी पहचान पत्र, क्रेडिट कार्ड और हवेली की चाबियां मेज पर छोड़ दीं।
वह खुद को उस हर सुख सुविधा से दूर कर लेना चाहता था जिसने उसकी आंखों पर गुरूर का पर्दा डाला था। वह हवेली के बड़े दरवाजे से बाहर निकला और उसने उन भारी लोहे के फाटकों को हमेशा के लिए खुला छोड़ दिया। अब उसे रोकने वाला या उससे सवाल पूछने वाला इस विशाल घर में कोई भी जिंदा इंसान नहीं बचा था। वह दिल्ली की तपती और धूल भरी सड़कों पर पैदल ही चलने लगा। वह चाहता था कि तेज धूप और कंकड़ उसके पैरों को बुरी तरह से घायल कर दें। वह जानबूझकर इस शारीरिक दर्द को महसूस करना चाहता था ताकि उसकी आत्मा में उठने वाले खौफनाक दर्द को थोड़ी सी भी शांति मिल सके। वह एक पागल और भटके हुए इंसान की तरह कई मील पैदल चलकर उस रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था जहां उसकी किस्मत और उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे वह स्टेशन के करीब पहुंच रहा था, उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज होने लगी थी। उसे एक अजीब सा डर सता रहा था। अगर मीरा वहां नहीं हुई तो वह क्या करेगा? अगर वह हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई हो, या अगर वह उसे देखकर नफरत से भाग जाए, तो क्या होगा? आदित्य को अब समझ में आ रहा था कि हथियारों से लैस पुलिस के सामने अपने पिता का सामना करना बहुत आसान था, लेकिन अपनी उस मासूम पत्नी की खामोश आंखों का सामना करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। स्टेशन की वह पुरानी और जानी पहचानी सड़ी हुई बदबू हवा में फैल रही थी। आदित्य आवारा कुत्तों और दूसरे भिखारियों के बीच से गुजरता हुआ तेजी से आगे बढ़ा। वह सीधा उसी अंधेरे और सीलन भरे कोने की तरफ गया। उसकी जान में जान आई जब उसने देखा कि मीरा अभी भी वहीं सिकुड़ी हुई बैठी है। वह कल से भी ज्यादा कमजोर और बीमार लग रही थी। उसकी खाली और बेजान आंखें कीचड़ से सने हुए फर्श को लगातार घूर रही थीं, जैसे वह अपनी मौत के आने का बहुत ही शांति से इंतजार कर रही हो। आदित्य कुछ कदम की दूरी पर जाकर रुक गया। उसकी परछाई मीरा के थके हुए शरीर पर पड़ी। परछाई देखते ही मीरा पूरी तरह से सिहर उठी। उसे लगा कि शायद स्टेशन का कोई गुंडा उसे दोबारा मारने या परेशान करने आ गया है। उसने बहुत ही डरते हुए अपनी नजरें ऊपर उठाईं। जब उसने अपने सामने आदित्य को खड़े देखा तो उसकी आंखों में वही पुराना और गहरा खौफ उभर आया। उस भयानक खौफ को देखकर आदित्य के दिल के हजारों टुकड़े हो गए और उसकी सारी हिम्मत एक ही पल में पूरी तरह से जवाब दी गई। आदित्य बिना कुछ सोचे समझे उसी गंदे और कीचड़ से भरे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके साधारण कपड़े तुरंत खराब हो गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों को मीरा की तरफ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार उसका मकसद चोट पहुंचाना नहीं था। वह एक ऐसे हारे हुए और टूटे हुए इंसान की तरह हाथ जोड़ रहा था जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भीख मांग रहा हो। आदित्य की आंखों से आंसुओं का एक भयानक सैलाब फूट पड़ा था। वह कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गला रुंध चुका था। मीरा। आदित्य ने किसी तरह सिसकते हुए अपने होंठों से वह नाम निकाला जिसे बोलने का हक वह बहुत पहले ही खो चुका था। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी बेगुनाही, पिताजी का वह भयानक जुल्म, हमारा वह मारा गया बच्चा और तुम्हारी छीनी गई आवाज, सब कुछ। यह सुनते ही मीरा का पूरा शरीर एक पत्थर की मूर्ति की तरह सख्त हो गया। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में मौजूद वह गहरा खौफ धीरे धीरे एक असीम और दर्दनाक उदासी में पूरी तरह से बदलने लगा था। आदित्य ने अपना सिर धीरे धीरे नीचे झुकाया और अपना माथा मीरा के उन घायल और मुड़े हुए पैरों पर रख दिया। वह कीचड़ से सने हुए पैरों को चूमकर जोर जोर से बच्चों की तरह रोने लगा। एक बेहद ताकतवर और क्रूर आईएएस अधिकारी आज एक बेसहारा भिखारी के पैरों में गिरकर अपने जघन्य पापों की माफी मांग रहा था। स्टेशन का वह सारा शोर शराबा जैसे अचानक गायब हो गया था। वहां सिर्फ और सिर्फ आदित्य की दिल चीर देने वाली सिसकियां गूंज रही थीं, जो उसके अंदर के गहरे और नासूर बन चुके अपराधबोध की गवाही दे रही थीं। मीरा के हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने कुछ पल के लिए संकोच किया, लेकिन फिर बहुत ही धीरे से अपनी उन सूजी हुई और चोटिल उंगलियों को आदित्य के सिर पर रख दिया।
उसकी उस एक छुअन में कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक पवित्र और गहरा प्यार था। लेकिन इस माफी भरे स्पर्श ने आदित्य को शांति देने के बजाय और भी ज्यादा बुरी तरह से तोड़ दिया। यह स्पर्श बता रहा था कि एक तरफ मीरा जैसी महान देवी थी और दूसरी तरफ आदित्य जैसा मूर्ख और पापी इंसान था। आदित्य ने मीरा को उस गंदे और बदबूदार रेलवे स्टेशन से अपनी बाहों में उठा लिया। उसके कपड़े कीचड़ से सन गए थे, लेकिन उसे अब किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। मीरा का शरीर बुखार से बुरी तरह तप रहा था और वह थकान के कारण आदित्य के सीने पर सिर रखकर बेहोश हो चुकी थी। आदित्य ने उसे एक टैक्सी में लिटाया और हमेशा के लिए उस क्रूर और मतलबी शहर दिल्ली को पीछे छोड़ दिया। उसका अगला और आखिरी पड़ाव अब भारत की सबसे पवित्र और प्राचीन नगरी वाराणसी था, जहां गंगा बहती है। कई घंटों के लंबे सफर के बाद वे वाराणसी के पवित्र और शांत घाटों पर पहुंचे। यहां हवा में अगरबत्ती की महक, मंदिरों की घंटियों की गूंज और पुजारियों के मंत्रों की पवित्र आवाजें तैर रही थीं। आदित्य ने अपने बचे हुए थोड़े से पैसों से गंगा नदी के किनारे एक बहुत ही छोटा और साधारण सा कमरा किराए पर ले लिया। इस कमरे में कोई भी विलासिता नहीं थी, सिर्फ एक चारपाई और मिट्टी के बर्तन थे। एक पूर्व आईएएस अधिकारी अब एक सन्यासी की तरह अपनी पत्नी के साथ इस छोटी सी कुटिया में रहने वाला था। आदित्य ने सबसे पहले शहर के एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर मीरा का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने बताया कि मीरा के शरीर और दिमाग पर बहुत गहरे घाव हैं, जिन्हें भरने में शायद कई साल लग जाएं, या शायद वे कभी पूरी तरह से न भरें। उसकी टूटी हुई हड्डियां और कटी हुई आवाज अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। आदित्य ने यह सब बहुत ही खामोशी और धैर्य के साथ सुना। उसने तय कर लिया था कि वह अपना पूरा जीवन मीरा की सेवा और उसके इन खौफनाक घावों को भरने में लगा देगा। दिन महीने में बदलने लगे और वाराणसी के उस छोटे से कमरे में आदित्य की तपस्या लगातार जारी रही। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, मीरा के लिए अपने हाथों से खाना बनाता और उसे एक छोटे बच्चे की तरह अपने हाथों से खिलाता। वह मीरा के उलझे हुए बालों को बहुत प्यार से कंघी करता और उसके पैरों की मालिश करता था। शुरुआत में मीरा बहुत डरी डरी रहती थी, लेकिन आदित्य के निस्वार्थ और कोमल स्पर्श ने धीरे धीरे उसके दिल में जमे हुए उस भयानक खौफ की बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया था। मीरा अब आदित्य से भागने की कोशिश नहीं करती थी। वह घंटों खिड़की के पास बैठकर गंगा नदी की शांत लहरों को देखती रहती थी। हालांकि वह कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी शांति दिखाई देने लगी थी। कभी कभी जब आदित्य पुरानी बातों को याद करके रोने लगता था, तो मीरा अपने कांपते हुए हाथों से उसके आंसू पोंछ देती थी। मीरा ने अपने उस क्रूर भाग्य और अपने दर्द को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। उसका यह मौन और क्षमादान आदित्य के लिए किसी कठोर सजा से कम नहीं था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और गंगा का पानी सोने की तरह चमक रहा था, आदित्य मीरा को लेकर दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों पर गया। वहां शाम की भव्य आरती चल रही थी और हजारों दिए नदी के पानी में तैर रहे थे। आदित्य ने मीरा को एक सुरक्षित जगह पर बैठाया और खुद गंगा के ठंडे पानी में उतर गया। उसने नदी में डुबकी लगाई और अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव से अपने उन भयंकर पापों की माफी मांगी जो उसने अहंकार और अज्ञानता में अपनी ही बेगुनाह पत्नी के साथ किए थे। पानी से बाहर निकलकर वह भीगते हुए कपड़ों में ही मीरा के पास आकर बैठ गया। उसने एक बहता हुआ मिट्टी का दिया उठाया और उसे मीरा की हथेलियों पर रख दिया। आदित्य ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा कि वह कभी भी उस पुराने वक्त को वापस नहीं ला सकता और न ही उसके दर्द को कम कर सकता है, लेकिन वह यह वादा करता है कि जब तक उसके शरीर में आखिरी सांस बाकी है, वह उसकी परछाई बनकर उसकी रक्षा करेगा। वह उसकी आवाज बनेगा और उसका हर दुख अपने ऊपर ले लेगा। मीरा ने उस टिमटिमाते हुए दिए को बहुत ध्यान से देखा और फिर पहली बार उसके होंठों पर एक बहुत ही हल्की सी लेकिन सच्ची मुस्कान तैर गई। यह मुस्कान देखकर आदित्य के सीने में जमा 3 साल का भारी बोझ
अचानक से हल्का हो गया। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी तपस्या को स्वीकार कर लिया है। कर्मों का वह खौफनाक और जानलेवा चक्र, जिसने उनके हंसते खेलते जीवन को तबाह कर दिया था, अब धीरे धीरे अपनी शांति की तरफ लौट रहा था। यह एक अंत नहीं था, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक कहानी की नई शुरुआत थी। उन्होंने वहां के एक छोटे से अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मीरा बच्चों को चित्र बनाना सिखाती थी और आदित्य उन्हें गणित पढ़ाता था, जो बच्चा उनका अपना नहीं हो सका। उसकी कमी वे इन अनाथ बच्चों की मासूम मुस्कान में पूरी करने लगे थे। शहर के लोग उस साधारण से जोड़े को बहुत सम्मान की नजर से देखते थे। कोई नहीं जानता था कि वह सादे कपड़े पहनने वाला आदमी कभी देश का एक बहुत ही ताकतवर और रौबदार आईएएस अधिकारी था, और उसकी पत्नी एक बहुत ही भयानक साजिश का शिकार हुई थी। कभी कभी आधी रात को आदित्य अचानक डरकर उठ जाता था। उसे सपने में पिता की बंदूक, तहखाने का अंधेरा और मीरा की दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं। लेकिन जब वह करवट बदलकर मीरा को अपने बगल में शांति से सोते हुए देखता, तो उसका वह खौफनाक सपना टूट जाता था। वह मीरा के माथे को चूमता और भगवान का शुक्रिया अदा करता कि किस्मत ने उसे अपनी गलतियों को सुधारने का एक आखिरी और अनमोल मौका दे दिया है। उसने अपनी ताकत, पैसा और रुतबा सब खो दिया था, लेकिन उसने अपनी आत्मा को बचा लिया था। बनारस के घाटों पर जीवन और मृत्यु का खेल हर दिन चलता रहता है। आदित्य अक्सर चिताओं को जलते हुए देखता और सोचता कि इंसान का अहंकार भी एक दिन इसी राख की तरह हवा में उड़ जाता है। ठाकुर प्रताप सिंह जेल की कालकोठरी में अपने पापों की सजा काटते हुए तिल तिल कर मर रहे थे, और आदित्य यहां गंगा के किनारे अपनी पत्नी के साथ एक नई जिंदगी जी रहा था। कर्मफल का यह सिद्धांत भारत की मिट्टी में रचा बसा है। जो बीज हम बोते हैं, उसी की फसल हमें एक दिन काटनी ही पड़ती है। गंगा नदी अनवरत बह रही थी, अपने साथ हजारों साल की कहानियां, पाप और पुण्य समेटे हुए। आदित्य और मीरा भी उसी नदी के किनारे बैठे हुए एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। उनके बीच अब शब्दों की कोई जरूरत नहीं बची थी। उनका मौन ही उनकी सबसे बड़ी और गहरी भाषा बन चुका था। एक आईएएस अधिकारी का गुरूर और नफरत अब पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, और उसकी जगह एक सच्चे और निस्वार्थ प्रेम ने ले ली थी। एक ऐसा प्रेम जो आंसुओं से धुला था और अग्नि परीक्षा से होकर गुजरा था।